प्रिय विद्यार्थियों, नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम रेस्पायरेशन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 का अध्ययन किया था और उसमें जो चीज़ें हमने अध्ययन की थी एक बार फिर संक्षिप्त में आपको बता दें। एक तो श्वसन की परिभाषा कि जटिल कार्बनिक अणुओं के टूटने की प्रक्रिया जो है वो रेस्पायरेशन या श्वसन कहलाती है। दूसरा था कि श्वसन क्यों आवश्यक है। तो श्वसन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। हर कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति श्वसन के द्वारा होती है। फिर विभिन्न जंतुओं में हमने श्वसन अंग पढ़े थे। कुछ जंतुओं के श्वसन अंग थे, जैसे एक कोशीय जंतुओं में जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन होता है। ओलिफेरा सिलेंट्रेट स्पंज में जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही श्वसन होता है। हेलिमिन्थिस में जो है त्वचीय श्वसन होता है। इसके बाद कीट वर्ग में श्वास नली के द्वारा होता है। मछली में ये श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। उभयचर में फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा होता है। सरीसृपों में फेफड़ों के द्वारा होता है, रेप्टाइल्स में। और स्तनीय या मैमेलियंस में भी रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो श्वसन सतह है उसके लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो पहला था कि श्वसन सतह हमेशा ऑक्सीजन के स्रोत के या संपर्क में होना चाहिए। दूसरा था कि श्वसन सतह बड़ी, पतली यानी लार्ज हो, थिन हो, नम हो, कुछ मात्रा में नमी उसमें उपस्थित होना चाहिए। गैसीय आदान प्रदान के लिए जो है श्वसन सतह पारगम्य, अर्ध पारगम्य होना चाहिए और जिससे वायु ऑक्सीजन O2 विसरित हो सके उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। श्वसन सतह में रक्त कोशिकाएं या केशिकाओं का बहुत अधिक जाल बिछा होना चाहिए। इतनी श्वसन सतह में विशेषता होनी चाहिए थी। इसके बाद हमने पढ़ा था मनुष्य का श्वसन तंत्र कि कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं और वो किस तरह से जो है मनुष्य जो है निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया करता है और इन दोनों को मिला के श्वासोच्छ्वास कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का परिवहन। या रुधिर में गैसों का प्रवाह। तो रुधिर में गैसों के प्रवाह जो है वो सबसे पहले जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ऑक्सीजन संयुक्त होती है और ये निर्भर करती है PO2 पर निर्भर करती है। PO2 जितना अधिक होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के द्वारा संतृप्तिकरण उतना अधिक होता है। हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण की प्रतिशतता एवं PO2 के मध्य संबंध को एक वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है जिसकी आकृति S के समान होती है। इस वक्र को जो है सिग्माइड वक्र या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र भी कहते हैं। यह वक्र प्रदर्शित करता है कि PO2 कम होते ही हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। इस वक्र के अनुसार PO2 का मान 95 mmHg होता है, जो 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाती है। जब PCO3 की वृद्धि होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होने की क्रिया सुगम हो जाती है और जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है और इसे जो है बोर प्रभाव या बोर इफेक्ट कहा जाता है। अब है CO2 का परिवहन। तो भौतिक विलयन के रूप में CO2 क्या है, अलग अलग इसमें जो है परिवहन होता है। सबसे पहले भौतिक विलयन के रूप में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घुलित रूप में CO2 बाहर निकलती है और इस प्रक्रिया द्वारा लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 हीमोग्लोबिन के साथ भी संयुक्त होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवाहित होती है और इस क्रिया द्वारा जो है 23% CO2 फेफड़ों के द्वारा विसरित हो जाती है, बाहर वातावरण में चली जाती है। एक और कंपाउंड बनता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों में अंतर है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन में। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है और यह हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर बनता है और उस स्थिति में दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी बंद कमरे में
लैंप, सिगड़ी, चूल्हा वगैरह जला के नहीं रखा जाता है। हमेशा क्रॉस वेंटिलेशन रखा जाता है ताकि ईंधन का पूर्ण दहन हो और कार्बन डाइऑक्साइड बने, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो बाई कार्बोनेट के रूप में। लगभग 70% CO2 का जो है परिवहन इस विधि द्वारा होता है। RBC में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण CO2 जल से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, H2CO3 बनाती है। ये कार्बोनिक अम्ल शीघ्र ही बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। जितने बाइकार्बोनेट आयन RBC में निकलकर प्लाज्मा में आते हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन RBC में पहुंच जाते हैं। जो RBC से बाहर आएंगे बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन, उतने ही क्लोराइड आयन RBC के अंदर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को हेमबर्गर या क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। ये लगातार हमारे शरीर में चलती रहती है। फिर आता है फेफड़ों की क्षमता। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम या ज्वरीय आयतन या प्रवाही आयतन, निःश्वसन में ली जाने वाली वायु या उच्च श्वसन में निकाली जाने वायु के आयतन को जो है ज्वरीय आयतन कहा जाता है। यानी जितनी हम सांस लेंगे सांस में वायु लेंगे और जितनी बाहर निकाल देंगे वो ज्वरीय आयतन कहलाती है। और ये लगभग जो है वो 500 मिलीलीटर होती है। निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन के बाद जो है या सामान्य परिस्थितियों में जो है बलपूर्वक निःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु, यानी हम सामान्य परिस्थितियों में जितनी वायु ग्रहण की जा सकेगी, वायु के आयतन को निःश्वसन आरक्षित आयतन का कहते हैं। इसका मान लगभग 3000 ml होता है। जो क्षमता, निःश्वसन आरक्षित आयतन का ज्वरीय आयतन वो उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन के दौरान बाहर की गई वायु का आयतन और बलपूर्वक निःश्वसन के दौरान जो है बाहर की गई वायु के आयतन को जो है निःश्वसन आरक्षित आयतन कहा जाता है। जो क्षमता जो है वह वायु का अधिकतम आयतन है जिसमें व्यक्ति एक बार निःश्वसन के दौरान ग्रहण करता है और निःश्वसन के दौरान त्याग देता है। और लगभग ये 4500 मिलीलीटर होता है। मेल में ये 4500 या 4600 मिलीलीटर होता है, जबकि फीमेल्स में इसकी मात्रा जो है 3000 मिलीलीटर होती है। जो एथलीट होते हैं, पर्वतारोही होते हैं या जो धावक होते हैं, उनकी ये क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कुल फुसफुसी क्षमता या टोटल लंग्स वॉल्यूम, अधिकतम प्रयास के बाद हम जितनी बार निःश्वसन के दौरान और फेफड़ों में श्वसन मार्ग द्वारा ग्रहण की गई वायु के आयतन को संपूर्ण फुसफुसी आयतन कहते हैं। ये लगभग 5800 मिलीलीटर होती है। एक और होता है क्रियात्मक आयतन। यह वायु का वो आयतन है जो एल्वेओलाई या कुपिकाओं में स्थित होता है और ये लगभग जो है 2300 मिलीलीटर होता है। डेड स्पेस एयर एक और है, मृत अवकाश वायु भी होता है कि वायु का वो आयतन जो ट्रेकिया, श्वसन नलिकाएं, ब्रोंकाई में रहता है, उसकी मात्रा जो है वो डेड आयतन कहलाती है और ये लगभग 360 मिलीलीटर के लगभग होती है। श्वसन में हम अधिकतम 500 ml वायु लेते हैं और 360 ml 140 ml जो है छोड़ देते हैं। तो ये लगभग 360 ml जो है 500 ml लेते हैं और 140 ml छोड़ देते हैं। ये लगभग 360 ml के लगभग होती है। अब आता है कि श्वसन का नियमन कैसे होता है। तो श्वसन का नियम मेंडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं के एक समूह द्वारा
होता है। यह श्वसन समूह केंद्रक कहलाता है, श्वसन केंद्रक कहलाता है। मनुष्य में 3 श्वसन केंद्रक होते हैं। पृष्ठ श्वसन केंद्रक या डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर या मेंडुला ऑब्लांगेटा का भाग है, पृष्ठ भाग होता है, इसमें स्थित होता है। यह निःश्वसन को नियंत्रित करता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। दूसरा होता है न्यूमोटोटॉक्सिक केंद्र या न्यूमोटोटॉक्सिक सेंटर, जो पोन्स में स्थित होता है और निःश्वसन को रोकता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को रोकता है और सांस निकालने की प्रक्रिया को चालू कर देता है। अधर श्वसन केंद्र यह मेंडुला ऑब्लांगेटा के अधर भाग या डॉर्सल भाग में स्थित होता है। यह व्यायाम, शारीरिक श्रम के समय जब फेफड़ों के संवातन में बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय हमें इस सांस की गति या सांस लेना और सांस छोड़ने की गति ज़्यादा हो जाती है, ताकि प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिल सके। अब आता है श्वसन संबंधी कुछ बीमारियां। तो सबसे पहले अस्थमा या दमा, यह रोग धूल के कारण उत्पन्न होता है। परागकण, खाद्य पदार्थ, ठंड या धूम्रपान के कारण भी यह रोग होता है। यह एक एलर्जिक रोग होता है। इसमें श्वसन में जो है सांस लेने में कठिनाई होती है तथा खांसी आती है। इसका दौरा पड़ने पर जो है सीटी की आवाज़ आती है। इस रोग से बचने के लिए हमें एलर्जिक कारणों से दूर रहना चाहिए, यानी जिससे हमें एलर्जी होती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, तथा ब्रोंकोडाइलेटर या एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। ब्रोंकाइटिस, यह विकार जो है धूम्रपान लंबे समय तक करने से उत्पन्न होता है। इस रोग के दौरान जो ग्रसनी की आंतरिक सतह पर जो सूजन आ जाती है ब्रोंकस की, रोगी को खांसी आती है, श्लेष्मा, हरे पीले रंग का कफ निकलता है, साथ ही सांस श्वसन में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। इस रोग से बचने के लिए धूम्रपान से दूर रहना आवश्यक है। वातस्फीति, यह रोग धूम्रपान के कारण ही उत्पन्न होता है। इस विकार के दौरान श्वसन मार्ग में सूजन, सांस नलिकाएं सक्रिय या सिकुड़ जाती है, रोगी को कफ आता है, सांस में कठिनाई होती है। रोग से बचने के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। निमोनिया, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। वृद्ध और बच्चों में अधिक होता है। इस रोग के दौरान कुपिकाओं में सूजन, सांस लेने में कठिनाई होती है। रोग के उपचार हेतु ब्रोंकोडाइलेटर व एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। फेफड़ों में कैंसर, यह रोग धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट आदि के उपयोग के कारण होता है, या अधिक धूल वाले क्षेत्रों में रहने से भी ये उत्पन्न हो सकता है। रोग के दौरान श्वसन नलिकाओं की उपकलाओं में बहुत ज़्यादा इरिटेशन से या उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे पूरे फेफड़े में ये फैल जाती है और कैंसर हो जाता है। फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान से दूर रहना आवश्यक होता है। अभी एक और है रोग जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, वो कोरोना है। ये भी श्वसन संबंधी बीमारी है और ये कोविड-19 विषाणु के कारण फैलता है। इसके बचाव के लिए आपको एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से लगभग 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का प्रयास करें और घर में ही रहें। धन्यवाद।